सिंध गवर्नमेंट के साथ जितना ताउन मैं कर सकता हूँ वफाक से, मैं करूँगा उनके साथ। फ़िरौन ने कोशिश की थी दिलों के शहजादे को ECL में डालने की और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। I, Asif Saeed Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. फैसले जो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से पास होते हैं वो एक फर्द या दो नॉन इलेक्टेड फर्द एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म कर सकते हैं। जिसने कहा था कि अगर फ्लाको, लाड़काना, क्वेटा, लाहौर, पिशावर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वफाकी हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? पहली मरतबा हमने देखा है कि किसी हुकूमत के पहले 5 माह के दौरान ही ये डिस्कशन चल रही है, ये बहस इस वक्त तमाम सियासी और अवामी और सहाफ़ती हलकों में हर तरफ छिड़ी हुई है। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि दावा किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। इसी तरह की बातें नून लीग भी कर रही है। गो के दोनों जमातें साथ ही साथ इस रिजॉल्व का इजहार भी करती हैं कि वो किसी किस्म की कोशिश नहीं करेंगी वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन आज हमने देखा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अंदर जो काफली के एक वज़ीर थे, अम्मार यासिर साहब वज़ीर मादनियात थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफ़े में वजह यह बताई है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो हुकूमत उनके काम में बेजा मुदाखलत कर रही थी, जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। कुछ ही दिन पहले फवाद चौधरी साहब के बयान पर मोने सलाही ने भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। फिर चौधरी शुजात हुसैन ने कुछ कोशिश की कि वो आग जो एक लगी थी वो बुझ जाए, इससे फायर फाइटिंग की कोशिश की। और उसके साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के अपने ही हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट ने भी हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी पर सख्त सवालात गुज़िश्ता रोज़ उठाए, और बिलखुसूस जो मुआशी कारकर्दगी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त खदशात का इजहार किया तहरीक इंसाफ के अपने ही अरकान पार्लियामेंट ने। और इसके अलावा हम आज के शो में बात करेंगे जो मोहम्मद डैम का मामला है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने यह तजवीज़ दी है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे। उनका यह कहना है कि ये पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी के तहत ठेका दिया गया है सिंगल बिडिंग पे, दोबारा से इसकी बिडिंग करवानी चाहिए। तो ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? क्या हुकूमत इसे एक्सेप्ट करेगी या फिर फैसल वाडा साहब के बकौल किसी किस्म का इस पर समझौता नहीं किया जाएगा और यही कंपनी डेस्कॉन ही मामले को आगे लेकर चलेगी? और इसके अलावा हम ओवरऑल जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज फतियाना साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। शला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और राना मोहम्मद अफसल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो तहरीक इंसाफ की पंजाब की काबीना से आज एक रुकन है काफ लीग के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी हुकूमत की 5 साल मुद्दत पूरी होने से मुतल्लिक, वफाकी हुकूमत की भी और पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ के पास जो अददी अक्सरियत है वो बहुत ही मार्जिनल है। तो शेख वकास अकरम साहब, क्या लगता है ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, डिस्कशन पहले 5 माह के दौरान ये छिड़ गई है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? जरदारी साहब ने कह दिया है कि 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करेगी। कल शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे थे कि वो मुआशी कारकर्दगी कर रहे थे कि उस वजह से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। क्या वजह है पहले 5 माह के दौरान ही ये डिस्कशन? क्यों? जिम्मेदार हुकूमत है या फिर अपोजिशन दबाव के लिए बातें कर रही है? देखें, पिछली 2-3 हुकूमतें जो गुजरी हैं, जब मुझे मौका मिला कहीं अपोजिशन में बैठने का, कहीं हुकूमत में बैठने का, मैंने जमाली साहब की कैबिनेट से ले के जरदारी साहब की हुकूमत की कैबिनेट का मैं ख़ुद हिस्सा रहा हूँ। कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जिसमें पहले 5-6 महीनों के अंदर ये गैर यकीनी की सूरत हाल ना पाई जाती हो, मगर उनके मुहर्रिकात और थे, उनके रीज़न्स और थे। कहीं पे जमाली साहब के अददी बरतरी का इशू शुरू में रहा, एक वोट के ऊपर हुकूमत बनी थी, आपको याद हो। मुस्लिम लीग नून के अपने इश्यूज़ थे। जरदारी साहब ने एक बड़ी बेहतरीन, एक बहुत बड़ी अलाइंस क्रिएट की थी
और अलाइंसेस को राज़ी करके साथ लेके चलना ये कोई आसान काम नहीं होता। मैं समझता हूँ ये जरदारी साहब ही थे जो जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन सबको मैनेज किया और पूरे 5 साल अपने साथ लेके चलते रहे। वो उनके मुहरकात तो और थे, मगर ये आपको मैं यकीन दिलाऊं कि पहले 5-6 महीने में हर हुकूमत के बारे में यही कहा जाता था कि इसने टाइम पूरा नहीं करना, ये टाइम पूरा नहीं कर सकती है, ये 2 महीने चलेगी इतना। ये मैंने खुद सुना है, मुझे किसी इतनी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन का ये मेरा कोई तज्जिया नहीं है, ये मेरा तज्जिया नहीं है, मैं नहीं शायद इन सारी चीज़ों का। अच्छा, अब जो ये हुकूमत है, इस हुकूमत के मुहरकात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके हवाले से ये कहना कि ये नहीं चलेगी, ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इन प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं है क्योंकि ये रिवाज है इसलिए लोग कह रहे हैं। आसार है, मतलब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब हो और फिर आप समझते हैं कि पंजाब कितने अरसे तक चलता रहेगा। मतलब जिस आदमी को ये नहीं पता कि उसने अपना सेक्रेटरी कैसे लगाना है, जिसको ये नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर्स कौन लगा रहा है, जिस बेचारे को ये नहीं पता कि DPOs का चुनाव कौन कर रहा है, जिस बेचारे को ये नहीं पता कि ये MNA MPA जो मेरे पास काम लेने आया है ये काम करने वाला भी है या नहीं है, जायज़ भी है या नहीं, तो वो इस किस्म के कैरेक्टर के बैठे हुए, वो बेचारा मासूम आदमी है, वो कोई ईवल आदमी नहीं है, मासूम आदमी है, मगर और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, वो ताकत वो जज्ब नहीं कर पा रहा है। उस्मान बुज़दार जो है वसीम अकरम वाला मटेरियल नहीं है, मतलब वो देखें ना, कुर्सी बहुत बड़ी है। पंजाब की वज़ारत आला जो है, पंजाब की वज़ारत आला बड़ी बला चीज़ है, बिल्कुल, बट उसको बंदा भी बहाओ ना तुसी, ठीक है ना जी। एक बेचारे मासूम परिंदे को आपने बिठा दिया है, अब आप उसकी तारीफें ही करते रहेंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि रातों रात उसने सुपरमैन बन जाना है। ये चीज़ें हैं, वफाक की तरफ आप आ जाएं। बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। असद उमर हमारा भाई है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वफाक में। वो अवाम से तो बेचारा गालियाँ बदवाएँ खा ही रहा है, वो अपने लीडरान से, अपने कुलीग से, अपने कैबिनेट मेंबर्स के आगे भी बड़ा शर्मिंदा है। कोई आप वजारत ले लें, मैं अगले दिन मुझे किसी ने एक लेटर भेजा, एक वफाकी वज़ीर ने अपने PS के लिए एक वेटरनरी असिस्टेंट मांग लिया था ना 18,000 के एक जो है वो वेटरनरी असिस्टेंट, आप समझते हैं ना, ये वो जानवरों को टीके लगाते हैं, 8वें-9वें स्केल का होता है। उसने कहा जी मुझे अपने PSO के लिए ये फलानी जो डिस्पेंसरी है जानवरों वाली, इसका जो बंदा वहाँ पे है वो मुझे आप फेडरल मिनिस्टर कह रहा है लिख के, किसको, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, किसको डेपुटेशन पे मेरे पास भेज दें। ए ना दा कैलिबर जे, ठीक है। बहुत से हमारे वजीर हैं, उनको अच्छी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ करने की आदत है, मगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। मेरे जितने भी भाई इस वक्त कैबिनेट में बैठे हैं, दे हैव नथिंग टू डिलीवर, दैट्स व्हाई दे आर वेरी एग्रेसिव। वो बड़ी इनकम्पिटेंस को आप कह रहे हैं कि ये वाहिद वजह हो सकती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के डिस्टेबलाइज होने की। इनकम्पिटेंस आप कह रहे हैं, इनकॉम्पिटेंस देखें, इनएक्सपीरियंस जो है ना जी, तजर्बा। मैंने आज से जब ये हुकूमत आई थी, आपके शायद प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग वाले नौजवान हैं कि इनको आगे पीछे का कख नहीं पता, नौकरी इनको मिल गई है, ट्रेनिंग भी इनकी इधर ही होगी। मगर ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी अगर आप कॉम्पिटेंट हों तो 5वें 6वें महीने 8वें महीने आप सीख जाते हैं तजर्बे से। मेरे ये भाई और ये टीम एक इनकॉम्पिटेंट टीम है, और कॉम्पिटेंस जो है वो मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो कूट के भर नहीं सकते इन लोगों में, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, शैला रज़ा साहिबा, जरदारी साहब का दावा अपनी जगह पर मौजूद है कि ये हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों कुछ इस तरह का बयान दिया था। मैं चाहूँगा पहले दोनों बयानात सुना दूँ, फिर आपसे हम इस पर जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कर रहे हैं। अगर सिंध के अवाम ने, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने, अगर पंजाब के अवाम ने, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी इंसानी हकूक की पासदारी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शैला रज़ा साहिबा, पहले बिलावल साहब ने इशारा दिया किसी तहरीक की तरफ, अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि दीवार से मत लगाओ, और आगे वो कह रहे हैं कि 5 साल हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। और आज पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का इजलास भी कराची में बिलावल हाउस में हुआ है, जिसमें कुछ फैसले तो सामने आए हैं। फौजी अदालतों की हिमायत ना करने का फैसला है,
और तशवीश का इजहार किया गया इस्लामाबाद में रेफरेंसेस दायर करने के मामले पे। लेकिन ये जो हुकूमत की मुद्दत पूरी ना होने का मामला है, ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है, खबर है, पेशगोई है, या फिर कोई आपका अपना कोई तहरीक चलाने का इरादा आने वाले दिनों में? अच्छा देखिए, बहुत सारी बातें तो वक़ास अकरम साहब ने कर ली, सीजन्ड पॉलिटिशियन है और मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन अगर कोई हुकूमत 5 महीने में दूसरा मिनी बिल ले आए और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत 30% डिक्रीज़ हो, डॉलर की कीमत को ऊपर ले जाए और फिर भी जो है माली निज़ाम उससे नहीं संभले, माशी बहरान को वो नहीं संभाल सके, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 11 साल की कम तरीन सतह पे आ जाएँ, इन्फ्लेशन बुलंद तरीन सतह पे आ जाए, सिवाय सिंध के जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है। फेडरल के FBR के रेवेन्यू में 10% कमी आई है, पंजाब की -5, इसी तरह बलूचिस्तान और KP में भी माइनस में रेवेन्यू जो है वो हुआ है। सिर्फ सिंध है जहाँ +14% है। और महंगाई आप खुद देख चुके हैं, बिजली के बिलों में कहाँ तक इजाफा हुआ। मैं बार बार एक मिसाल देती हूँ और दोबारा मिसाल दूंगी, जिसको इन दोनों मेरे कॉलीग बैठे में पीपल्स पार्टी के ज़माने में ख़ाम तेल की कीमत हाईएस्ट लेवल पर थी और जब हमने ₹1.33 से यूनिट को ₹4 किया तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन आज लोएस्ट लेवल पर कीमत है ख़ाम तेल की और जो यूनिट है बिजली का वो ₹30 तक शायद हो गया है और इसमें मज़ीद जो है वो डाला जा रहा है इजाफी बोझ। गैस की कीमतें कहाँ चली गई हैं, हर चीज़, गोश्त के ऊपर कीमत बढ़ी है, हर चीज़ पे कीमत बढ़ी है। तो मुहर्रिकात जो भी हो, महंगाई तो आपके दौर में भी थी, गो कि उसकी मल्टीपल रीजंस थी। अगर ये वजूहात बन सकती हैं तो ये तो आपके दौर में भी थी। वजह सॉलिड कोई आपकी पार्टी कुछ मूवमेंट इनिशिएट करना जा रही है क्या? ऐसा लगता है आपको कि 5 साल नहीं पूरे होंगे या फिर कब तक की आप देख रहे हैं कि मैंने हर चीज़ का मुकाबला करके आपको बताया है कि महंगाई क्या थी। कभी दवाओं पे 15% और जान बचाओ पे 9% नहीं बढ़े हैं इस तरह से। तो मैंने आपको हर चीज़ का तकाबुल करके दिखाया है। मुल्क में महंगाई ख़ाम तेल की कीमत से जो है वो जुड़ी हुई होती है और मैंने ये बताया है कि हमारे ज़माने में कितनी थी। तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अवाम तो ये देखते ना महंगाई है या नहीं है। जिस तरह से 5 महीने में आवाम को लपेटा गया है महंगाई के तूफ़ान में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और आवाम ये समझी थी कि जब ये कहते हैं कि हम कर्ज़ा नहीं लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, मुल्क में अच्छा निज़ाम लाएंगे, तो वो ये समझते थे कि ये कोई तोड़ लाएंगे। और ये ख़ुद भी कहते थे कि हमारे पास 200 अफराद ऐसे हैं जो कि माशी जो बहरान है उसको काबू पा लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड अगर मैं देखती हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो 4 या 5 की बढ़तरी से है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो इनके साथ गवर्नमेंट में नहीं बैठी, लेकिन इनकी हुकूमत को अब तक सपोर्ट कर रही है। MQM पंजाब में भी पंजाब काबीना से भी मुस्ताफ़ी हो गए। काफली के वजीर थे मादनियात के अम्मार यासिर साहब, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए आज। तो ये 4-5 दिन से ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। और जो कल मेरे लिए बिल्कुल बात थी वो ये थी, और मैंने कहा भी था कि बहुत जल्द आप खुसरो बख्तियार ग्रुप में भी बेचैनी पाएंगे। ये बात सबको मालूम है। 100 दिन क्या, इस मैंडेट के साथ ये 5 साल जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना सकते। ठीक। और खुसरो बख्तियार साहब ने भी जो तशवीश का इजहार किया वो माशी बहरान पे किया। तो अगर आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलेगा तो हम सब क्या करेंगे? घरों में गैस नहीं आ रही, बिजली का बहरान है। ठीक है। ये सारे वो सूरतें हैं जिसकी वजह से आवाम की बात की गई है। जो हमारे मुकदमे वो हम अल्हम्दुलिल्लाह फेस कर रहे हैं। ठीक। राना साहब, कल शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई तो वो भी यही बात कर रहे थे। वो मुआशी जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी तरफ इशारा दे रहे थे कि जो ख़राब मुआशी सूरत हाल है शायद ये वजह बन सकती है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। क्यों नून लीग को लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं निमट सकेगी मौजूदा मुआशी बहरान से?
देखें, अभी शैला रज़ा साहिबा आवाम की सतह पे जो घरेलू सतह के ऊपर महंगाई है उसका जिक्र कर रही थी। जो ज़्यादा तशवीशनाक मेरे नज़दीक है वो एक आपकी इंडस्ट्री और आपका ट्रेड एंड बिज़नेस जो है उसका एक दम से अपने आप को खड़े कर देना, वो एक बहुत खौफनाक चीज़ है। जब वो एम्प्लॉयर्स हैं, वो जॉब क्रिएशन करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं, वो मुल्क की कंटिन्यूटी को रखते हैं। आपकी दो इकॉनमीज़ हर मुल्क में होती हैं, ब्लैक इकॉनमी होती है, वाइट इकॉनमी होती है। जो ब्लैक इकॉनमी है, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वाइट इकॉनमी में कन्वर्ट कर दिया जाए और ताकि मुल्क जो है डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। लेकिन ये एकदम से आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एकदम से करते हैं तो वो खड़ी हो जाती है, वो छुप जाती है, वो पैसा निकाल लेती है। ये आज पाकिस्तान में हुआ है। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ब्लैक इकॉनमी का, कि ब्लैक इकॉनमी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है। ब्लैक इकॉनमी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करती है, वो सिर्फ आपके डायरेक्ट टैक्सेस को चोरी करती है। और उस डायरेक्ट टैक्सेस जो है आपके मुल्क में वो 38% हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके तकरीबन 62% हैं। तो मैं कहने का मकसद है कि ब्लैक इकॉनमी को जो हमने वाइट में लाना होता है उसको आप ग्रेजुअली लेके आते हैं, उसको आप एकदम से खौफजदा भी नहीं करते, क्योंकि जब वो बंद हो जाती है तो आपकी वाइट इकॉनमी पे भी इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ यही हुआ है कि नैब चढ़ गई है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है और एक परेशानी की फ़ज़ा है कि पता नहीं क्या होना है, आगे जाके क्या होना है। तो लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है। हाँ, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके 6 महीने के अंदर लोएस्ट है। वो तो होगी जब आप अपने मुल्क को करप्ट भी कहेंगे, अपने मुल्क को बुरा भला भी कहेंगे, और फिर आप अपने मुल्क के अंदर का बिजनेसमैन आपका तैयार नहीं होगा। आपका देखें, आपके अपने इकॉनमी में से 50 अरब डॉलर के करीब आपका जो इस वक्त तक निकल चुका है, आपका जो स्टॉक मार्केट का कोलैप्स हुआ है, तो एक ग्लूमी पिक्चर है। अब इससे कैसे आपको निकलना है? अभी वकास अकरम साहब ने वकीलों उनके वज़रा की बात की। मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, कोई लेग पुलिंग नहीं कर रहा। इमरान खान साहब की अपनी कैपेसिटी के ऊपर सवाल है, मैनेजमेंट कैपेसिटी, ठीक, जजमेंटल कैपेसिटी, बिल्कुल मुझे उस पर सवाल हैं कि वो शायद इस टीम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। क्रिकेट के अंदर वो कर लेते थे, दबका भी लगाते थे, ओए इधर आ, तू इधर आ, वो उसको ओए कह के भी बगा लेते थे। यहाँ तो हुकूमत चलानी है। ठीक है, यहाँ हुकूमत चलानी है और आप कह रहे हैं कि परेशानी किसी सूरत हाल है। रियाज फतियाना साहब, रिस्पॉन्ड करने के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल आपके सामने। जो परेशानी किसी सूरत हाल की बात की जा रही है, क्या ये परेशानी हुकूमती सर्कल्स में भी पाई जाती है कि जो मुआशी बहरान है उस पर अब तक हुकूमत काबू नहीं पा सकी मुकम्मल तौर पर? साथ ही साथ अवामी मसाइल हैं, महंगाई है, उसमें इजाफा हो रहा है, और इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। बहुत कम, एक मार्जिनल आपकी बहुत कम अक्सरियत है इस वक्त कौमी असम्बली में भी, पंजाब के अंदर भी, दोनों जगहों पर, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, उसमें भी आप देखें इत्तेहादी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। कल आपके अपने अरकान असम्बली ने भी हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। कितनी परेशान कुन सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, ये तो मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि माशी सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है खुदा ना खास्ता कि बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह माजी की हुकूमतों की बैड गवर्नेंस रही और उनका सारा दारो मदार ब्लैक मार्केट पर रहा है। उन्होंने हमेशा ब्लैक मार्केट को इनकरेज किया है, फिर उसको वाइट करने के लिए नए नए पैकेज और इंसेंटिव दिए और वो अपना ही पैसा काला धन वाइट किया है। इसकी एक मिसाल, डॉलर बॉन्ड इन्होंने जारी किया था न्यूयॉर्क में, और 8.5% पे जब इसहाक डार साहब थे वज़ीर ख़जाना, दुनिया में कहीं इतने हाई रेट पर किसी ने डॉलर बॉन्ड नहीं जारी किया। उसी वक्त में इंडिया ने किया, वो तकरीबन 4% पे था। तो हम तो चाहते हैं कि अब इकॉनमी को सीधे रास्ते पे लाएं, और जो लूट खसूट की इकॉनमी है, करप्शन की इकॉनमी है, टैक्स चोरी, ये आखिर कभी तो इसको रोकना है। हमेशा इस आंखें बंद करके बैठे रहें कि इसका नुकसान होगा, तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त आना था जब किसी ने ये फ़ैसला करना था, और ये क्रेडिट जनाब इमरान खान को जाता है कि उन्होंने इसका बोल्ड फ़ैसला किया, स्टेप लिया, और उसके नतीजे में बतदरीज इकॉनमी वाइट इकॉनमी की तरफ जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है। अब देखें, ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, अब आज आटा माजी से सस्ता मिल रहा है मार्केट में, गंदम का रेट मुनासिब रुका हुआ है, चीनी मुनासिब रेट पर है। आप इसके तरफ सब्ज़ियाँ और फल
तारीख में पिछले 10 साल की आप कीमतें उठाकर देख लें, सब्ज़ी और फल इस वक्त सस्ता है, और पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है, अंडा, मुर्गी, वो भी जो आम सब्जियां सस्ती पसंद करते हैं। ये किसने आपको कह दिया है? और फतियाना साहब सब्जियां फल सस्ते हैं, पता नहीं कौन सी मार्केट में जाते हैं, मुझे एड्रेस फतियाना साहब खुद नहीं जाते ना, बेगम साहबा से पूछें। लेकिन अगर आप F6 सुपर मार्केट की मार्केट से खरीदेंगे या गुलबर्ग की मार्केट से तो महंगा होगा ना। आप सब्जी मंडी में जाकर इकट्ठे पूरे हफ्ते के सौदा लेकर आए तो क्यों सस्ता नहीं? बिल्कुल सस्ता है। थोड़ा सा अपनी घर की कोई तो सब्जी मंडी नहीं जा सकता ना फतियाना साहब। हर चीज महंगी है। नहीं, हर चीज महंगी है, हर जगह पे महंगी है। और मजे की बात है, मेरे भाई हैं रियाज फतियाना साहब, मैं फतियाना साहब को बताऊं कि कमालिया और टोबे में भी चीजें महंगी हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो कमालिया वाले को शायद वहाँ पे हर चीज सस्ती हो, जंग में तो बहुत महंगी है, लाहौर में भी बड़ी महंगी हुई है। हो सकता है पीटीआई की हुकूमत से जिला टोबा जो है ना जी, अशराफिया हो सकता है कि वहाँ पे माल जो है वो सस्ता हो गया हो। फतियाना साहब बंदे जलील हो गए, महंगा जरूर हुआ है, दालें और सब्जी तो सस्ती हुई है, गरीब लोग और तनख्वाहें बढ़ गई, उनका बिजली का बिल बढ़ गया, छोड़ देती हूं क्योंकि वो इस वक्त उनका बिजली का बिल बढ़ गया, उनका गैस का बिल बढ़ गया, उनका तेल का बिल बढ़ गया, उनकी तनख्वाहें अपनी जगह के ऊपर साकित हैं, उनके उधार बढ़ गए हैं, उनको इदारे हॉन्ट कर रहे हैं। उनको अगर वो बिजली का या गैस का बिल अदा नहीं कर सकते तो किस्तें नहीं बनाई जा रही हैं, उनके मीटर काट दिए जाते हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, आटा महंगा, चीनी की आप कह रहे हैं कि सस्ती हो गई है। आप जाके देखें तो सही बाजार में, मैं तो हैरान हूं। तुसी मैंने दसो अस्सी भी कमाली आ जाने हैं सारे, हम भी वहीं घर ले लेते हैं क्योंकि वहां सारी चीजें सस्ती हैं। F6 वालों को आप छोड़ें, पाकिस्तान F6 नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि कोई महंगाई अगर थोड़ी बहुत कुछ चीजों की हुई है तो इतनी खौफनाक जान दो तुसी हुकूमत तो आप कमेटी के चेयरमैन है, आपको हुकूमत को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जब मुझे बात करने देना जी फतियाना साहब, आप मेरी बात सुनने दें, आप सुने देखें। इस वक्त माजी में 30,000 अरब का कर्जा आप छोड़ कर गए हैं, उसको पे बैक करना है। आपकी इकॉनमी बैठी हुई थी, एक्सपोर्ट आपकी कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी। अब हमारे इक़दामात के नतीजे में 4.5% एक्सपोर्ट बढ़ी है, 8.5% इंपोर्ट जो कम हुई है, और जो इसके साथ इकॉनमी को एक ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रही है। गवर्नेंस को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले छोटे अफसर आला अफसर ओहदों पर थे और बड़े अफसर खुडे लैंड लगे हुए थे, बंदरबांट थी, ओहदों की, मराहत की, उनको हमने कंट्रोल किया है। हमने हर चीज़ पर पहली हुकूमत के 5 साल मुद्दत को जो खतरे की बातें की जाती है, कल जरदारी साहब ने बात की, हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। नून लीग भी इसी तरह के खदशात का इजहार कर रही है। आपकी अपनी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने कल हुकूमती वज़रा से उन्होंने सख्त सवालात किए, मुआशी कारकर्दगी पे सवालात उठाए, और साथ ही साथ आज आपने देखा है पंजाब से काफ लीग के एक वजीर हैं अम्मार यासिर साहब, वो मुस्ताफ़ी हो गए काबीना से। तो ये तो हालात इतने अच्छे भी नज़र नहीं आ रहे पोलिटिकल हालात की अगर हम बात करें। देखें, गुजारिश ये है कि पीटी एक जमहूरी पार्टी है। नून और पीपल्स पार्टी में तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि उनकी हुकूमत हो तो अपने लीडर से कुछ सख्त सवाल कर सकें। ये सिर्फ हमारी पार्टी को ये एजाज़ हासिल है कि सख्त सवालात भी कर लेते हैं, फेस भी करते हैं। कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई पोलिटिकल क्राइसिस नहीं है। सारे इत्तेहादी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटी मोटी नाराज़गियाँ घरों के अंदर बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती हैं, वो होता रहता है। कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट दुनिया के किसी कोने में दिखा दे जहाँ 100% आपस में, आप बरतानिया की मिसाल ही आपके सामने है, वहाँ लिबरल पार्टी पार्टनर होती है, कंजर्वेटर पार्टी की रूठ भी जाती है, मान भी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। इंडिया की मिसाल आप देख सकते हैं। तो ऐसा जो कोलिशन पार्टनर होंगे वो रूठते रहते हैं, मानते रहते हैं। अभी कोई रूठा हुआ नहीं है, सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त गवर्नमेंट स्टेबल है और पूरे 5 साल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह 2023 में जाके इलेक्शन होगा, तब तक हमारी हुकूमत रहेगी। इसका इदराक है, हमें उसका शऊर है, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश। चले मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी है, मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी है। सेगमेंट हमारा लंबा हो रहा है, हम वापस आएंगे ब्रेक से तो बात करेंगे जो मामला है मोहम्मद डैम का। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से मामला पार्लियामेंट में उठाया है, कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। कितनी काबिल अमल ये तजवीज़ है, क्या हुकूमत इसे एक्सेप्ट करेगी? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक द शो। मोमन डैम का मामला शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर कौमी असम्बली में उठाया और ये तजवीज़ दी कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, जो कि एक हफ्ते में रिपोर्ट थे। उन्होंने कहा कि 309 अरब रुपये जो है इस तरह से हम आंखों पे पट्टी बांध के नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है और यकीनन डैम की मुखालफत तो कोई भी नहीं कर रहा। शैला रज़ा साहिबा ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना नून लीग कर रही है, लेकिन मामला यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आता है। तो ये मुनासिब तजवीज़ है कि पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए जो अपनी रिपोर्ट दे या फिर वही इस मामले को आगे लेके चले, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आपको याद होगा एक इंतखाबात की धांधली की तहकीकात के लिए भी कमेटी बनी थी, जो कि अब तक उसमें मामला आगे नहीं बढ़ सका। देखिए समर, बात यह है कि अब ये बात बच्चे को जो ज़रा भी सियासत में इंटरेस्ट रखता है उसकी ज़बान पे आ गई कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एनओसी नहीं दिया, ज़मीन की तैयारी अभी ज़मीन की ख़रीदारी अभी मुकम्मल नहीं हुई, PC1 अभी बना नहीं, डेस्कॉन ने गिजुम्बा के साथ जाकर जो गिजुम्बा को जो सेलेक्ट किया है तो वर्ल्ड बैंक, नेपाल और पता नहीं किस किस जगह से ये ब्लैक लिस्ट कंपनी है और पेपरा के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, सिंगल बिडर थे। ये सारी बातें अब सबके सामने आ गई हैं और उसके साथ साथ ये भी सामने आ गया है कि आबी ज़खायर के बारे में मालूमात के हवाले से इंजीनियर शमसुल मलिक साहब भी, जो कि सबसे मोतबर तरीन शख्सियत हैं, इसको मुतनाज़ा समझते हैं। तो ये वो बातें हैं जिनको मैं नहीं समझती कि कोई भी सियासी जमात जो है वो इस पर खामोश रहेगी और हमारी मालूमात के मुताबिक जो गैर जानिबदार हल्के हैं सियासी तिजारती, वो भी इस पर जो है ना सवालात उठा रहे हैं। और करेंगे क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग करेंगे क्या? फैसल वाडा साहब जो मुतल्लिका वजीर हैं वो तो आज यहाँ तक कह रहे थे किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, डैम बनाने से मैं तो बनाऊंगा भाई, जिससे जो एतराज़ है वो रहे अपनी जगह पे। बाप वगैरह को किसी को एतराज़ नहीं है, एतराज़ है माहिरीन को। ठीक है, बापों की सियासत चलती होगी किसी और पार्टी में और है कामात, यहाँ पे चलती है दिमाग की बात और असूलों की बात। मेरे तो छोटे बेटे को भी एतराज़ नहीं है। धमकियाँ, ये गीदड़ भपकियाँ हाँ मतलब ये कोई जबान होती है सियासी लोगों की कि बाप को आपकी बातें थोड़ी चल रही है यहाँ पे। हाँ। मेरे वालिद का सियासत से क्या ताल्लुक किया, वो इस क्यों इंटरफेयर करेंगे गवर्नमेंट में। तो ये जबान भी इन्हें अभी सीखनी है, जहाँ बहुत से काम सीखने हैं। तो बात यह है कि मैंने बहुत ही मुख्तसर तरीके से इस पे एतराज़ात बता दिए, या तो आप दोबारा जो है इसकी बिडिंग कराएं, पेपरा के रूल्स को फॉलो करें, डिफरेंट कंपनीज़ को आने दें। सब जानते हैं कि मुशीरे तिजारत जो हैं उन्होंने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी और ये जो हमारे कॉरपोरेशन है कौन सी, उसके लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था। ठीक, जहाँ से सस्ता राशन वगैरह मिलता है तो वो तो फिलहाल बच गया, लेकिन इन सारी बातों में मैं लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान नियाज़ी साहब को समझना चाहिए, एक पहले भी वो फ़ैसला एहसान मानी के तौर पर कर चुके हैं PCB का चेयरमैन बना के, वो भी उनके ख़ानदानी जायदाद के को देखते हैं और ये डेस्कॉन के मालिक भी जो है वो इमरान खान फाउंडेशन और फिर नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के, तो ये बाकायदा फंड रेजिंग करते हैं और उनके ये हैं। तो ये इस तरह के अगर वो फैसले करेंगे तो ये सही बातें नहीं हैं। उनके सबसे ज़्यादा जो पीछा कर रहे हैं इस गवर्नमेंट का, इनके अल्फाज, इनके क्लेम्स, इनके फजूल वादे। ठीक है, वादे उनकी रास्ते में आ रहे हैं तो उन वादों में जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खान साहब बार बार बहुत ज़्यादा उन्होंने इसकी एडवोकेसी की थी। राना साहब, अब जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी है कि मुतालबा बल्कि किया है कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की फाइंडिंग करे, तहकीकात करे, अगर नहीं मानती हुकूमत इस मामले को, ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब तो जिस तरह आज बात कर रहे थे, उन्होंने कल भी बात की, वो तो कह रहे कि बिल्कुल आई टेक दिस इशू हेड ऑन, मैं इस मामले पे पीछे नहीं हटूंगा, ये पाकिस्तान का मामला है। तो क्या करेगी नून लीग, किस हद तक जाएगी अगर पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ भी नहीं मानी जाती? देखिए, इमरान खान साहब को इस चीज़ को ना अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अब तक जितना वक्त ज़ाया हो गया, अगर इसमें रीटेंडर हो जाता तो मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते आपके बच जाते और अगले 2-3 हफ्तों में ये चीज़ें हो जाती। और सिर्फ मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट कर लें और आगे चलें।
कंसल्टेंट को बोलें कि वो इसको प्रोसीड करे और आप रीटेंडर कर दें। सारी कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है वो ऑलरेडी मैदान में मौजूद हैं, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा और एक कंट्रोवर्सी जो है उसको ख़त्म करना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि हम पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे और फिर जो मुश्तरका अपोजिशन फैसला करेगी उस फैसले को आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो रियाज फतेहाना साहब, अब मामला जो है इसमें जिस तरह तमाम सियासी जमातें वाज़े कर चुकी हैं कि हम डैम्स बनने के मुखालिफ नहीं हैं, जो मुखालफत है यहाँ पे इशू है वो मुफादात के टकराव का है, यहाँ पे इशू है शफाफियत का। तो खान साहब तो सबसे ज़्यादा एडवोकेसी करते रहे शफाफियत की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले की, तो क्यों इस पर दोबारा से बिडिंग नहीं कर दें ताकि मामला तनाज़े का शिकार ना हो? देखें, अब और से कि मामन डैम का सारा जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो नून लीग की गवर्नमेंट के दौर में हुआ है। डेस्कान उसी वक्त में उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, सारा कुछ हो गया था। खुद शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर फरमा रहे थे, मैं हाउस के अंदर मौजूद था कौमी असम्बली में, उन्होंने खुद कहा कि पेपरा रूल्स के मुताबिक सिंगल कंपनी का टेंडर भी एक्सेप्टेबल है। अब इसमें तो इशू कोई नहीं है। इशू क्या खड़ा किया जा रहा है कि जनाब सेठ रज़ाक दाऊद जो पाकिस्तान के मुमताज़ एक बिज़नेसमैन है, उनकी कंपनी डेस्कॉन है और वो इसमें सेलेक्ट हुई है। अब गुजारिश ये है कि पहली बात वो इसके डायरेक्टर नहीं है, शेयर्स उनके ज़रूर हैं उसमें, लेकिन डायरेक्टर ना होने। फिर दूसरा ये कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं। अगर किसी को इतराज़ है, अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्हें चाहिए कि जाकर वहाँ पे चैलेंज कर दें इस बात को। तो बिला वजह एक इशू खड़ा किया गया है। रूल्स की खिलाफवर्जी तो है ना रियाज फतेहाना साहब, मैं अगर आपको पढ़ के लिखाऊं उसमें जो 10 नंबर उसका जो है आर्टिकल है, स्पेसिफिकेशंस शैल अलाउ द वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन एंड शैल नॉट फेवर एनी सिंगल कॉन्ट्रैक्टर नॉर पुट अदर्स एट ए डिसएडवांटेज। तो वो तो सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो फेवर देने की बात नहीं कर रहा पेपरा रूल जो है वो। तो हो जाए रिबिडिंग अगर शफाफियत की घर से आपकी पार्टी तो शफाफियत की सबसे ज्यादा करती रही है एडवोकेसी। सिंगल मैं अर्ज करता हूँ इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, इस पे पार्लिमानी हर बात पे पार्लिमानी कमेटी बनाने का जो शौक़ है अपोजिशन का, क्योंकि इनके दौर में कितनी पार्लिमानी कमेटीज़ बनी हैं। हम कहते रहे 2013 से लेकर 2000 तकरीबन 16-17 तक कि आप साबका इंतखाबात की धांधली पर कोई पार्लिमानी कमेटी बना दें। कह के हम ये तो कोई जवाब ना, अगर उन्होंने गलत किया है आपके नज़दीक तो आप भी गलत करेंगे। हम जीत गए, ये हार गए। नहीं, इनके तो पहले मुतालबे भी हमने पार्लिमानी कमेटी बना दी थी जो इंतखाबाती अमल को उसमें मामला आगे ही नहीं बढ़ सका। फतेहाना साहब आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मामला आगे ही नहीं बढ़ा उस पे। कितनी मीटिंगें कराई हैं, पूछो। ज़ैली कमेटी बनी थी, टीओआर भी नहीं बन पाए। कल पीपल्स पार्टी ने फिर से मामला उठाया कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा। गवर्नमेंट के आधे जी मैं अर्ज़ करता हूँ, आधे मेंबर उन अपोजिशन के, आधे गवर्नमेंट के हैं। परेज खटक साहब उसके चेयरमैन हैं। इन्होंने कब असम्बली में कहा है कि उस पर बात, मैंने आज तक नहीं सुना कि असम्बली में इन्होंने कभी तकरीर में कहा हो कि उसकी मीटिंग कॉल की जाए या उस पर कुछ बात की जाए। ये सिर्फ टीवी पे बात करते हैं। तो शीशा साहब ने कल बात की, इस पर उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। उनको मालूम है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हुआ है। और दूसरी बात, शफाफियत के साथ इलेक्शन हुआ है। अगर हम नून लीग वाला फार्मूला अपनाएं तो हमेशा हमारी 2 तिहाई अक्सरियत होगी, क्योंकि वही मुकमुका करके 1997 का इलेक्शन देख लें, 2013 का इलेक्शन देख लें, हमेशा मुकमुका करके 2/3 मेजोरिटी लेकर आ जाती है। अगर हमने धांधली की होती तो हमारी भी वाज़े सिंगल पार्टी की 2/3 मेजोरिटी होती, तो ये कोलिशन पार्टनर में बनाने की जरूरत ही ना होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये समझते हैं कि इस पे मेहमद डैम पे बात करना चाहते हैं तो हम इस पे इनके साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। मेहमद डैम पे बैठ जाएं, मैं बैठने को तैयार हूँ, आ जाएं हमारे साथ बैठ जाएं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये माज एक बिला वजह स्कैंडल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त चाहें, जिस इशू पे चाहें, हम सारी बातों पे इस पे रिस्पॉन्स सामने बैठने के लिए तैयार हैं। क्विकली अब ये मामला मुतनाज़े नहीं होता जा रहा। अपोजिशन की एक अपनी पोजीशन है, दूसरे एक्सट्रीम पे गवर्नमेंट के वजीर खड़े हैं। देखिए, अपोजिशन का काम ये है कि अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत हुई है उसकी निशानदेही करना अपोजिशन तो यही कर सकती है। अगर पेपरा रूल्स की वायलेशन हुई है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ का ये मुतालबा 110% जायज़ है, अपोजिशन का ये मुतालबा 150% जायज़ है कि बिल्कुल आप कमेटी बनाएं। और कमेटी को सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टियों की नहीं होगी, कमेटी में इनके लोग भी मौजूद होंगे, हो लेनी चाहिए। देखें ना, इनको तो इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। भाई आप लोग वही लोग हैं जो कहते थे अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने से तकलीफ क्या है।
अगर वायलेशन नहीं हुई है तो एक कमेटी से रिपोर्ट लेने में तकलीफ क्या है? अच्छा, अब मेरे भाई हैं और मेरे लिए तो मेरा तो बड़ा ताल्लुक़ है फतेहाना साहब से, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। बड़े बसद एहतराम मैं अपने भाई साहब से ये कहूँगा, ये कह रहे थे कि पिछली हुकूमत में इन्होंने ये नहीं किया, पिछली हुकूमत में इन्होंने ये नहीं। भाई हमने तो 2-3 हुकूमतें पिछली गुजारी हैं, हम तो हैं पुराने पाकिस्तानी, हम तो हैं गुनहगार, हम तो हैं गलत लोग, आप हैं नए पाकिस्तानी। आपने रखी नए पाकिस्तान की बुनियाद। अब आप नए पाकिस्तान की बुनियाद पुराने पाकिस्तानियों की मिसालों पे रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा नवा पाकिस्तान भी रेड़े चढ़ गया। ठीक है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नए पाकिस्तान को आप नई मिसालों से लेके चलें, आप पिछलों की मिसालें ना दें। हाँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? अगर आपने हमें हमारी चीजें बतानी है तो आपको लोगों ने मैंडेट किस लिए दिया है? आपने हमारे से किस लिए बैठे बातें कर रहे हैं? आप हमसे बेहतर है ना, क्योंकि आप नए पाकिस्तानी हैं। कोई नवा तमाशा करके बखाओ ना, कोई नई चीज लेके आओ। नहीं, इस पे मैं तजवीज़ देता हूँ। वकास अकरम साहब मेरे दोस्त हैं, कोई शक नहीं, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसको ले आते हैं। मैं भी मेंबर हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसके चेयरमैन हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डोमेन में है, वो जाए तो जिस प्रोजेक्ट पर वो ले सकते हैं रिकॉर्ड। अभी उनका एम्बिट नहीं है ना, कमेटी में इस पे गौर कर लेते हैं। पार्लियामानी कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम राणा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी, वो कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, बुला लिया जा सकता है ना, उस पर देखा जा सकता है इसको। नहीं दे तुसी आप कमेटी बना ले, क्या फर्क पड़ता है? तो चोरी की तो तलाशी देने में क्या फर्क पड़ता है? सितंबर में इसको किया गया था और इसके बाद अब इसका हुआ है, तो तारीख इतनी पहले की नहीं है। बात गिजुम्बा की हो रही है कि गिजुम्बा जो है उसकी रेपो क्या है। चलो डेस्क उनके पास कोई उनका वो नहीं था, क्या कहते हैं, सी पैक में कोई, तो वो उसकी नाराजगी थी, उनके पास कोई ठेका नहीं था। बात तो गिजुम्बा की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी शैला रज़ा साहिबा काफी सवालात उठाए हैं गिजुम्बा की साख के ऊपर। बिल्कुल, ये मामला तो मैंने आपको रेपुटेशन बता दी कि गिजुम्बा की क्या है, और इमरान खान ने उनसे खुद जाती मुलाकात की है। ठीक है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा अहम मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने जो तजवीज़ दी है गुज़श्ता रोज़ के चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार किया जाए, जिसमें सदर मुमलिकत बिठाएं, उसमें हुकूमती नुमाइंदों को भी बिठाएं, पार्लियामेंट के भी जो सरबराहान है उन्हें बिठाया जाए, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान को, फ़ौजी क़यादत को और जुडिशरी भी इस पर बैठे, और एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार किया जाए ताकि एक इदारा दूसरे के एम्बिट में मुदाखलत ना करे। क्या ये मुमकिन है? सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे मिलकर? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की तजवीज़ से मुतल्लिक, जिसमें उन्होंने कहा है कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार किया जाए। सदर मुमलिकत इजलास बुलाएं जिसमें फ़ौज के सरबराहान को, अदलिया, इंतज़ामी और पार्लियामेंट के जो सरबराहान हैं उन्हें बुलाया जाए और चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार किया जाए ताकि इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें। चूँकि काफ़ी वक्त से पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि इदारे दूसरे इदारों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। पार्लियामेंट बार बार गिला करती दिखाई देती है कि पार्लियामेंट की हदूद के अंदर काफ़ी ज़्यादा तजावुज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। तो रियाज फतेहाना साहब, फिर हुकूमत अमल करेगी इस तजवीज़ के ऊपर कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार किया जाए, जो एक बड़े अरसे से गिला रहा स्पेशली इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट्स का, कि हमारे काम में मुदाखलत की जाती है? देखें, मैं जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इंतहाई बेहतरीन इंसान है। जब वो सीनियर जज थे तो उनके दौर में बहुत ज़्यादा डिस्पोजल हुई है पेंडिंग केसेस की। बिल्कुल। तो मुझे तवक्को है कि उनकी आमद से पाकिस्तान में जो कुछ 5.5 लाख मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी डिस्पोजल तेज़ हो जाएगी। दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और उनकी कैपेसिटी पूरी नहीं है। कहीं कहीं पे कमिटमेंट का प्रॉब्लम भी है, कहीं पे उनकी क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम भी है। आपस में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इस पास देखें ना, 3 स्तून है रियासत के बामुताबिक आइन। इसमें मुकन्ना है, यानी कि पार्लियामेंट है, नंबर 2 जुडिशरी है, नंबर 3 इंतज़ामिया है। इनके दरमियान अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है तो इसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। और अगर चार्टर ऑफ गवर्नेंस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तजवीज़ लेकर आए हैं, तो हुकूमत इसको मेरा ख्याल है खुश दिली से इसको कबूल करेगी और हम बैठ जाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं। और अगर कहीं पे इंतज़ामिया को बेहतर किया जा सकता है जिससे अवाम के मसाइल बेहतर तौर पर हल हो, आप भी ज़रूरत महसूस करते हैं होना चाहिए, स्पीड अप हो जाए,
आप भी और जरूरत इसके महसूस करते हैं साथ-साथ- चार्टर ऑफ गवर्नेंस की? फतियाना साहब, क्या जी, गवर्नमेंट मैं फील समझता करती हूँ है? कि सरकारी तमाम दफातर में जी जी, इस पे मैं तो इसको पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल हमारी जमात को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, ना है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नेंस को हर सतह से इम्प्रूव किया जाए और हर शख्स अपनी डोमेन में रहे, कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के मामले में मदाखलत ना करे और अपनी लिमिट में रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की मसाइल हल करे और पाकिस्तान की मैशत को ठीक करे। जब गवर्नेंस ठीक होगी तो मैशत भी ठीक हो जाएगी उससे। राना साहब, आपकी हुकूमत बहुत ज़्यादा तजवीज़ देती रही, शायद हक्कान अब्बासी साहब की तरफ से बार बार तजवीज़ आती रही कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तक की बात की, इस तरह की तजावीज़ भी आती रही। क्या समझते हैं ये बेहतर तजवीज़ है और इसके बाद अगर ये हो जाता है तो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट के, जो वो अपने इख्तियारात में तजावुज़ की बात करते हैं, मुदाखलत की बात करते हैं? मैं समझता हूँ कि खोसा साहब ने जो बात की वो गोल्डन वर्ड्स हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है उसकी निशानदेही कर दी है। यहाँ हर कोई दूसरे का काम करने के लिए उसको आसान लगता है, अपना घर ठीक करना उसको मुश्किल लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है ये डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोसीजर की इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे ISO 9000 होता है, हर बंदे का अपना अपना काम, अपना अपना डोमेन है और एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर ओवर आर्च नहीं करते अपने आप को। तो ये एक अगर चीज़ जो उन्होंने बात की है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट नहीं किया जाता। जर्नलिस्ट जो हैं, आपके CSP क्लास है, आप DC को देखें कि डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास 500-600 किस्म की पावर्स हैं। पाँच हर चीज़ को वो यंग आदमी होता है, उसके साथ जो चीफ इंजीनियर होता है इलाके का, वो शायद कभी उसकी बाप की उम्र का भी हो सकता है। जिस तरीके से वो उसको डांटता है, जिस तरीके से काम लेता है, और वो जो इस मुल्क में प्रोफेशनल की इज्जत नहीं है। और जब तक प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उनको शाबाश नहीं मिलेगी, उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, एजुकेटर्स को अपने काम में मौका नहीं मिलेगा, डॉक्टर्स को अपने काम में मौका नहीं मिलेगा अपने अस्पतालों को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारी जो जब तक हर कोई अपने अपने शोबे का वेलकम कर रही है इस तजवीज़ को, ठीक है, जब तक पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। ठीक है। शैला रजा साहिबा, आइन के अंदर तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं वो मुतय्यन है कि किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बावजूद क्या ज़रूरत है चार्टर ऑफ गवर्नेंस तैयार करने की कि कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे? आइन मौजूद है और आइन को ही मुअत्तल कर करके ये हरकतें होती हैं और फिर उसको पार्लियामेंट की सपोर्ट और जुडिशल सपोर्ट दिलाई जाती है और 3-3 साल के लिए कहा जाता है डिक्टेटर कुछ भी कर ले। तो इस बात को बदलना चाहिए। आईने पाकिस्तान पे पूरी तरह अमल होना चाहिए। कुछ भी बनाते रहें, एक किताब में वाज़े सब कुछ लिखा है उस पर अमल कर लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना बहुत सारे चार्टर करते रहेंगे, होना वही है जो नहीं होना चाहिए। तो बेहतर यह है कि आईने पाकिस्तान आइन ही की बालादस्ती होनी चाहिए ना। आइन की बालादस्ती तो होनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी भी सबसे ज़्यादा गिला करती रही है जुडिशल एक्टिविज्म का। सिंध के अंदर आप बहुत ज़्यादा गिला करते हैं मुदाखलत का। हम यही कह रहे हैं ना कि आइन के हिसाब से सबका अपना अपना काम है। आइन ने सबकी हुदूद मुतय्यन की हुई हैं, इसीलिए तो सबसे पहले आइन मुअत्तल किया जाता है जो 8 साल 10 साल 11 साल के लिए आते हैं। ठीक, चले शेख साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जस्टिस खोसा साहब की ये जो गुफ्तगू है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि वो ये समझते हैं कि एक इदारे को दूसरे इदारों में बेजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद अफसा बात है कि ये हेयर वी हैव अ चीफ जस्टिस जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपना अदालती काम करेंगे, वो अपनी मतहत अदालतों को बेहतर करेंगे, वो पागल खाने जो अस्पतालों में मौजूद हैं या जेलों में, वहाँ जाने की बजाय वो सिविल कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स में जाएंगे और उनको बेहतर करेंगे। तो वो तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा, ही विशेज़ कि तमाम इदारों को अपना काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि शैला रज़ा साहबा ने बड़ी बेहतर बात की है और ये हक़ाइक़ यही है कि हर चीज़, आपने भी यही कहा कि इसका तयन है आइन के अंदर। कोई भी चार्टर ऑफ गवर्नेंस आप कर लें, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एक स्टेक होल्डर भी अगर बीच में से इधर उधर हो जाए, वो चार्टर ऑफ गवर्नेंस इज़ यूजलेस। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए इस गुफ्तगू में सबसे अच्छी बात यह है
कि चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि किसी इदारे को बेजा दूसरे इदारे में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ अपना काम करेगी। बिल्कुल। ये मेरे लिए सबसे एक जो तनकीद होती थी कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है कि बहुत सारे केसेस ज़ेर इल्तवा है, पूरे मुल्क में देखा जाए तो 19 लाख से ज़ायद है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 40,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा है। तो चीफ जस्टिस का ये बयान भी बड़ा वेलकमिंग है कि वो जाली गवाहों और केसेस के इल्तवा के सामने बंद बनेंगे। वो कह रहे हैं बंद जरूर बंद होगा लेकिन इन मामलों के सामने बंद होगा। तो ये बड़ा वेलकमिंग उनका ये रिमार्क्स है जिससे हर किसी ने बहुत ज़्यादा सराहा है। आज की शो में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।